हेलो दोस्तों। आज हमारी एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है वृत्तीय पथ में गति अर्थात सर्कुलर मोशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो इस निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। वृत्तीय पथ में क्या होता है कि वृत्तीय पथ में जो चाल होती है वो नियत होती है, लेकिन इसकी जो दिशा है हमेशा स्पर्श रेखीय होती है। अर्थात यदि हम वृत्तीय पथ में वेग की बात करें तो वेग का परिमाण तो नियत होता है, लेकिन उसकी दिशा स्पर्श रेखीय होती है अर्थात बदलती है। इसलिए हम वेग को अचर नहीं कह सकते। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है गलत, कि वेग अचर होता है, ये गलत ऑप्शन है। अचर का मतलब यहाँ पर होता है नियत, कांस्टेंट। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है त्वरण अचर होता है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि त्वरण भी एक सदिश है और त्वरण का जो परिमाण है वो होता है हमारा v²/r, जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहते हैं। तो इसका जो परिमाण है वो तो नियत होता है v²/r, लेकिन इसकी जो दिशा है वो सदैव स्पर्श रेखीय होती है। तो स्पर्श रेखीय होने की वजह से इसकी जो दिशा है लगातार स्पर्श रेखा की ओर बनती है अर्थात परिवर्तित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण भी अचर नहीं होता है, अर्थात ये कांस्टेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है कि त्वरण का परिमाण अचर होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि इसका जो परिमाण है अचर होता है अर्थात नियत होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, त्वरण समय के साथ बदलता है। तो त्वरण समय के साथ नहीं बदलता है, क्योंकि इसके अंदर जो त्वरण का मान है वो नियत रहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। हमारा तो सी ऑप्शन है वो सही है कि त्वरण का परिमाण अचर होगा, अर्थात त्वरण का जो मान है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नियत है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक मोटरसाइकिल चालक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो रेखीय वेग अचर होगा, गलत ऑप्शन आ गया ये। क्यों? क्योंकि रेखीय वेग एक सदिश राशि है, इसका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो नियत है, लेकिन दिशा स्पर्श रेखीय है, इसलिए ये बदल रहा है। दूसरा त्वरण अचर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि त्वरण भी एक सदिश राशि है और यहाँ पर ये अभिकेंद्रीय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, जो कि लगातार बदलती रहती है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो नियत होता है। तो इसलिए त्वरण अचर होता है, ये ऑप्शन गलत है। कोणीय वेग अचर होता है, तो कोणीय वेग अचर होता है, ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका जो रिलेशन होता है वो होता है कि v सदिश इज इक्वल टू ओमेगा सदिश क्रॉस r सदिश होता है। और यदि हम यहाँ पर ओमेगा की बात करें तो यदि हम ऐसे चित्र बनाएं तो इस दिशा में हमारा होता है r सदिश, स्पर्श रेखा की ओर होता है हमारा वेग सदिश, और जो हमारा ओमेगा का जो दिशा होता है वो हमेशा कोणीय वेग की दिशा हमारी होगी घूर्णन अक्ष की ओर। अर्थात कोणीय जो वेग है जिसको हम ओमेगा बोल रहे हैं, इसका जो परिमाण भी नियत रहेगा और इसकी दिशा भी घूर्णन अक्ष की ओर होगी। तो दिशा भी नियत है, इसका परिमाण भी नियत है, इसलिए कोणीय वेग नियत होता है। यह भौतिक राशि सदिश होते हुए भी हम इसको नियत बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों नियत है, इसलिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब हमारा जो चौथा ऑप्शन है कि बल अचर है, ये भी गलत है, क्योंकि बल यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल की। तो अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है, F=mv²/r है। तो इसमें भी क्या होगा कि जब अभिकेंद्रीय त्वरण की जो दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर वृत्तीय पथ पर केंद्र की ओर होती है, तो ठीक उसी प्रकार अभिकेंद्रीय बल की दिशा भी प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रीय जो बल है उसका परिमाण तो नियत होता है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है, इसलिए ये भी बदल रहा है। अर्थात
हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक कण नियत कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो गति के दौरान क्या होगा। तो अभी मैंने आपसे बात की है कि भाई इसका वेग, इसका जो वेग है, इसका जो वेग है वो हमेशा क्या होता है, परिवर्ती होता है। इसका मतलब समवेग भी परिवर्ती होगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो गया हमारा। फिर हम बात करें इसके अंदर कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गतिज ऊर्जा संरक्षित है। तो ये बात इसमें सही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, अर्थात स्केलर है। तो अदिश राशि होने की वजह से इसका जो परिमाण नियत रहेगा और ये संरक्षित रहेगा, अर्थात गति के दौरान गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। तो ये गलत है, क्योंकि ऊर्जा तो संरक्षित है लेकिन संवेग संरक्षित नहीं है, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है जो कि बदल रहा है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है, सी। चौथा ऑप्शन है कि दोनों में से कोई भी संरक्षित नहीं होता है। तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, अर्थात नियत रहेगी। एक समान वृत्तीय गति में उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है। तो इस प्रकार हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि टेकोमीटर क्या होता है और उससे क्या नापते हैं। तो टेकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम घूर्णन की चाल नाप सकते हैं। तो घूर्णन का मतलब यहाँ पर है कोणीय वेग नाप सकते हैं हम इससे। तो ये उपकरण कोणीय वेग नापने का एक उपकरण होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हम इससे नाप सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक कण क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से गति कर रहा है। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से गति कर रहा है, तो इसके लिए क्या अचर होगा। तो ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि एक समान वृत्तीय जो गति है उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा नियत होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एक अदिश राशि होती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें कि भाई जो ए ऑप्शन में वेग है, तो वेग की दिशा बदल रही है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है कि ये मतलब अचर नहीं होगा। त्वरण की दिशा भी बदल रही है, इसका परिमाण तो नियत है लेकिन दिशा बदल रही है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। और विस्थापन भी इसका लगातार चेंज ही हो रहा है। तो इस प्रकार अब हम बात करें तो इसमें क्षैतिज वृत्त में हमेशा गतिज ऊर्जा नियत होती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, इसका त्वरण होगा। तो इसका यहाँ पर त्वरण से एक समान जो वृत्तीय गति है उसमें त्वरण का मतलब हमेशा ही क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, क्योंकि उसमें एकमात्र एक ही त्वरण होता है। तो यहाँ पर क्या करें हम कि एक समान वृत्तीय गति में रेखीय वेग की दिशा बदलती है, जिसके कारण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। और ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा ही उसके केंद्र की ओर होता है, इसीलिए हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु ए बिंदु पर है तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण यहाँ होगा। यदि वस्तु बी बिंदु पर है तो यदि वस्तु बी बिंदु पर है तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण इस दिशा में होगा, इसको हम बी बिंदु बोल सकते हैं। यदि वस्तु सी बिंदु पर है तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण इस दिशा में होगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा ही केंद्र की ओर होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि त्रिज्य अंदर की ओर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होती है, इसका कारण क्या है। तो इसकी हम बात करें कि जब हम दूध का मंथन करें या दही का मंथन करें, दोनों में सेम कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं तो उसमें जो झेरना होता है जिससे हम उसको मथते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम कि जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है।
अपकेंद्रीय बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगने के कारण जो दही में से मक्खन अलग हो जाता है, अर्थात मक्खन को हम यहाँ पर क्रीम बोल रहे हैं, तो इसमें अपकेंद्रीय बल लगेगा। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि इसको हम उस दिशा में बनाते हैं, तो यहाँ पर केंद्र की ओर जो होता है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय। तो केंद्र की ओर वाले को अभिकेंद्रीय बोलते हैं और केंद्र से दूर वाले को हम बोलते हैं अपकेंद्रीय। तो ये हमारा अपकेंद्रीय बल है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। तो दूध को मथो या फिर दही को मथो, दोनों स्थितियों में जो क्रीम होती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूर होती है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन था इसका उत्तर सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है, इसके द्वारा अर्धवृत्त में तय की गई दूरी क्या होगी। अब हम यदि वृत्त का चित्र बनाते हैं तो ये यहाँ पर A बिंदु से B बिंदु तक गति होती है इसकी, वस्तु की या कण की। तो इसकी जो दूरी है वो आधी परिधि हो गई। तो आधी परिधि को हम क्या बोल सकते हैं, पाई आर। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें पाई आर, अर्थात हमारा उत्तर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट आ गया इसमें। तो इस प्रकार हमारी जो तय की गई दूरी है आधे वृत्त में वो क्या हो जाएगी, पाई आर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक खिलाड़ी 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में इसकी तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो कि इसका जो कुल समय 2 मिनट और 20 सेकंड का कुल समय हो गया 140 सेकंड, और एक चक्कर का जो समय हमारा वो है 40 सेकंड दिया हुआ है। तो हमें जो चक्करों की संख्या मिली है वो कितनी है, 3.5 चक्कर है, 3.5 चक्कर। अब हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक चक्कर की जो दूरी है वो क्या होती है, 2 पाई आर। तो 3.5 चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.5 गुणा 2 पाई आर। फिर जब हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं तो हल करने पर हमें 220 मीटर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम पाई का जो मान है वो हम 22/7 लेंगे। तो इस प्रकार हमें इसका जो उत्तर है वो 220 मीटर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक पहिया 3000 आरपीएम की नियत चाल से घूर्णन कर रहा है, इसकी धुरी द्वारा 1 सेकंड में बनाया गया कोण ज्ञात करें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोणीय चाल कितनी है, 3000 आरपीएम। तो यहाँ पर आरपीएम क्या है, आरपीएम की यहाँ पर फुल फॉर्म हम कर सकते हैं राउंड पर मिनट। तो आरपीएम एक जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग का व्यापारिक मात्रक है। अर्थात हम किसी भी दुकान पर या किसी शॉपिंग मॉल में यदि कोई पंखा लाते हैं, वो किसी भी उपकरण का पंखा हो सकता है, तो उस पंखे के ऊपर रेडियन पर सेकंड नहीं लिखा होता, उसके ऊपर कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी की जो मात्रक है वो हमेशा आरपीएम होता है। तो ये एक व्यापारिक मात्रक है, न कि एसआई मात्रक। और कोणीय वेग का जो एसआई मात्रक है वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो इस प्रकार हम आरपीएम का मतलब हो गया राउंड पर मिनट। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमें इसमें 3000 आरपीएम में यदि हम 60 का भाग देते हैं तो हमें मिलता है 50 आरपीएस, अर्थात राउंड पर सेकंड। तो ये मिल गया हमें राउंड पर सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या बात याद रखनी है हमको कि एक जो राउंड है, एक राउंड को हम बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन कोणीय विस्थापन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एक राउंड में हमने 2 पाई रेडियन रख दिया है, पर के हिसाब से ये पर आ जाएगा और सेकंड एज इट इज है। तो यहाँ पर हमने इसको बदला तो हमको प्राप्त हो रहा है 100 पाई रेडियन पर सेकंड, 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 सेकंड में बनाया गया कोण। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में 100 पाई रेडियन कोण बनेगा। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि
एक कण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में 1.5 चक्कर लगाता है, अर्थात 1.5 चक्कर लगाता है। कण का कोणीय विस्थापन ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि एक चक्कर का कोणीय विस्थापन कहाँ होता है? केंद्र पर बनता है कोण। तो एक चक्कर का कोणीय विस्थापन कितना होता है? 2 पाई रेडियन। अब एक चक्कर के बाद आधा चक्कर और है, तो आधा चक्कर का पाई रेडियन होगा। इस प्रकार 1.5 चक्कर का टोटल जो कोणीय विस्थापन है वो क्या है? 3 पाई रेडियन। 3 पाई रेडियन हो गया। तो 1.5 चक्कर या 1.5 राउंड का जो कोणीय विस्थापन है अर्थात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 3 पाई रेडियन। तो इस प्रकार हमें जो उत्तर मिल रहा है वो क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक स्कूटर 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो स्कूटर का कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग कैसे निकालेंगे हम? कि हम एक सूत्र पता है आपको कि ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, अर्थात ओमेगा और आर वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू होता है रेखीय वेग, मतलब लीनियर वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वर्ताकार पथ में जो रेखीय वेग है वो स्पर्श रेखीय होता है, और आर चित्र में आपको दिख ही रहा है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा वृत्त की घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो वेग है वो और रेडियस वेक्टर और कोणीय वेग तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया आपको कि वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो इसमें जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि यहाँ से हम इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा? ओमेगा आर साइन 90 डिग्री, तो 91 हो जाएगा और हमें v इक्वल टू ओमेगा आर मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से ये सूत्र हमारा आ जाता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला में घूर्णन गति में भी मिलेगा और यहाँ पर भी है। तो ये ओमेगा क्या है? यहाँ पर कोणीय वेग है। तो रेखीय वेग बटा त्रिज्या। तो रेखीय वेग हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने इसमें रख दिया, और इसकी जो त्रिज्या है वो 100 मीटर दी हुई है, तो ये हमने यहाँ पर रख दी। इस प्रकार हमें मिल रहा है 0.1 रेडियन पर सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी घड़ी के मिनट के कांटे का कोणीय वेग और पृथ्वी की अपनी अक्ष पर जो घूर्णन गति है या कोणीय वेग है उनका अनुपात बताना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो मिनट का कांटा होता है, या आपको पता है कि घड़ी का मिनट वाला जो कांटा है या मिनट हैंड जिसको हम बोलते हैं, वो एक राउंड में 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा, और एक राउंड में जो मिनट वाला जो कांटा है या जो हैंड है वो 60 मिनट में एक चक्कर काटता है, अर्थात 2 पाई अपॉन 60 मिनट, ये इसका कोणीय वेग है। अब हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर काटती है। तो एक चक्कर का कोण हो गया 2 पाई रेडियन, और एक चक्कर में जो समय है वो है 24 घंटे। तो इस प्रकार पृथ्वी का कोणीय वेग हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो आवर है उसको हमने मिनट में बदला, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों समीकरण को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 24/1। तो हमारा जो उत्तर है वो सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र काम में लिया है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। यह सूत्र हमने काम में लिया है कि कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाई आवर्तकाल। तो ऊपर एक चक्कर का कोणीय विस्थापन है और नीचे एक चक्कर का टाइम है। यहाँ पर एक चक्कर का मतलब है घूर्णन। तो इस प्रकार हमने समझ लिया। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी इसमें करेक्ट। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि घड़ी के सेकंड के कांटे की लंबाई है 10 मिलीमीटर, तो 15 सेकंड के पश्चात कोणीय वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस घड़ी के जो तीनों सुई हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड, तीनों ही एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं, अर्थात दे आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इनका जो कोणीय वेग है वो क्या होता है, नियत होता है। हालांकि तीनों का कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन पर्टिकुलर जिस भी कांटे की हम बात करें तो उसका कोणीय वेग क्या होता है, नियत होता है। तो इसलिए यहाँ पर कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस पे जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा एक की परिवर्तन शून्य होगा, क्योंकि नियत होता है ये। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि यदि कोई कण जो कि वृत्तीय गति कर रहा है समान समय में समान कोण निरूपित करता है तो इसका वेग सदिश क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या नियत रहेगा, तो गलत है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसका परिमाण नियत है न कि दिशा। तो यहाँ पर दिशा स्पर्श रेखीय हो रखी है। अब हम बात करें बी ऑप्शन की, परिमाण में परिवर्तन हो रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि परिमाण तो इसका नियत है, अर्थात इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम बात करेंगे सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन क्या है कि दिशा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल बात करेक्ट है। तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंशियल लाइन। अब हम बात करेंगे चौथे ऑप्शन की कि दिशा और परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो ये गलत ऑप्शन है, फर्स्ट गलत ऑप्शन है, दूसरा गलत ऑप्शन, हमारा उत्तर आ गया इसमें सी। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विषुवत रेखा पर ये हमारी हम पृथ्वी मान लेते हैं, और ये हमारा घूर्णन अक्ष है, ये जो लाइन है ये घूर्णन अक्ष है। तो विषुवत रेखा ये लाइन है, इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा। तो हम बोल रहे हैं कि विषुवत रेखा पर किसी बिंदु का रेखीय वेग होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि भाई यहाँ पर v बराबर ओमेगा आर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कण है, विषुवत रेखा पर जो कण है, जब पृथ्वी घूर्णन करेगी तो पृथ्वी की गति तो घूर्णन गति होगी, लेकिन विषुवत रेखा पर स्थित जो कण है उसकी जो गति है वो वर्ताकार पथ में गति होगी। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि रेखीय वेग का सूत्र हो गया r इंटू ओमेगा। अब r पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, ये r हो जाएगा, यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा इसका। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी हमें मिल जाएगी कैपिटल R, जो कि 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की। ओमेगा हमने थोड़े पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने देखा था कि एक चक्कर में पृथ्वी का जो कोण है वो तो 2 पाई रेडियन है, और 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। तो ये इसका कोणीय वेग है। इसको हम हल करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 1675 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली हल करना है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो सोल्यूशन है, जो ऑप्शन है हमारा, वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या मिला, 1675। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें 1675 किलोमीटर पर आवर नहीं है, इसलिए हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर वो क्या है, बी आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट के हिसाब से बोला गया है, अर्थात ये यहाँ पर ये उत्तर आ जाएगा इसका। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त का एक पूर्ण चक्कर लगा रहा है, इसके द्वारा लिया गया समय 10 सेकंड है, तो गति का औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत वेग क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि वेग एक सदिश राशि है। तो औसत वेग का जो सूत्र है ये क्या बनेगा कि ऊपर आएगा हमारा विस्थापन और नीचे आ जाएगा समय। तो जब हम एक चक्कर की बात करते हैं तो हमारा विस्थापन होता है 0, क्योंकि जिस बिंदु पर हम स्टार्ट हो रहे हैं उसी बिंदु पे वापस आ रहे हैं। मतलब हम यदि ए बिंदु पर स्टार्ट होते हैं और यदि ए पर ही वापस आ जाते हैं तो हमारा विस्थापन 0 होता है। तो 0 अपॉन समय कितना हो जाएगा, 0, अर्थात हमारा जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें डी करेक्ट हो जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कि कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमानों के दो कण कैपिटल आर और स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त में गति कर रहे हैं। यदि उनके आवर्तकाल समान है तो रेखीय वेगों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो क्या है कि यदि दो वस्तुओं के आवर्तकाल समान होते हैं तो उनका कोणीय वेग भी समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π/t। तो जब इसका आवर्तकाल समान है दोनों वस्तुओं का या दोनों कणों का तो इसका ओमेगा भी सेम रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो वेग है v बराबर r ओमेगा होता है, उसी सूत्र को हमने यहाँ पर काम में लिया है। तो v1/v2 इक्वल टू r1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई r2 ओमेगा 2 है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आवर्तकाल समान है, इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक दूसरे से क्या होंगे? निरस्त हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या बचा यहाँ पर? r1/r2। तो यहाँ पर ये सेम होने की वजह से r1/r2 आएगा। r1 को हम यहाँ पर कैपिटल R दिया हुआ है, r2 में स्मॉल r दिया हुआ, तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन मिल गया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल से चक्कर लगा रही है तो वस्तु का कोणीय त्वरण क्या होगा? अब हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग बटा समय क्या होता है? कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण को हम अल्फा द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हमें कोणीय त्वरण कहलाता है। और यहाँ पर जो ओमेगा है, इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि ओमेगा क्या होता है कि नियत होता है। नियत का मतलब कांस्टेंट हो गया ये। तो ये ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज़ का यदि अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब कांस्टेंट चीज़ का हम अवकलन करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होता है हमेशा। तो इस प्रकार हमें अल्फ़ा क्या मिल रहा है? 0। तो हमें कोणीय त्वरण कितना मिल जाएगा? शून्य मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन पर सेकंड से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो डोरी में तनाव ज्ञात करें। तो डोरी में यहाँ पर तनाव का मतलब है अभिकेंद्रीय बल। मतलब हम यहाँ पर ये चित्र बनाए तो माना कि ये वस्तु है तो यहाँ पर इस दिशा में ये लगेगा। तो जैसे अभिकेंद्रीय बल हम ऐसे बनाते हैं तो ये यहाँ पर जो F है इसी को हम T बोल रहे हैं। तो अभिकेंद्रीय बल और जो ये तनाव है दोनों सेम चीज़ है। अब हम आगे बात करें कि ये सूत्र कैसे आया। तो हम क्या बात करते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? mv²/r। अब मैंने आपको बता रखा कि v बराबर क्या होता है? ओमेगा r। तो इस फॉर्मूले को हमने इस v की जगह रखना है। जैसे हम रखेंगे तो अभिकेंद्रीय जो बल है या तनाव है उसका सूत्र में मिल जाएगा m⍵²r। तो ये सूत्र में प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है? m 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है और r 1 मीटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम रखते हैं हमें 4 न्यूटन का डोरी में तनाव प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस प्रकार में ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए किस बल के कारण होता है? तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये नाभिक है तो ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है। ये बोर एटॉमिक परमाणु प्रतिरूप के अनुसार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में गति करता है। अब इसकी गति कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है कूलाम बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नाभिक है इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, दोनों में आकर्षण होगा और उस आकर्षण बल को हम स्थिर विद्युत बल बोल रहे हैं या इसे हम कूलाम बल भी बोल सकते हैं। तो कूलाम बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में गति करता है, जो कि एक समान वृत्तीय गति होती है। तो ये इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है ये डी प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि
एक कण क्षैतिज समतल में एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब हमें अभिकेंद्रीय बल दिया हुआ है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r, तो ये 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम mv² निकालेंगे। mv² क्या होगा हमारा 10r, r क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.2 लिख सकते हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 20/100 और मीटर, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 0.2 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमें ये mv² की जो वैल्यू है वो हमें मिली 2। अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा 1/2 mv², तो 1/2 mv² को हम रख देंगे यहाँ पर 2, कटते यहाँ पर 1 जूल आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा आ गई हमारी 1 जूल। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में नियत वेग से घूर्णन कर रही है। एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि वर्ताकार पथ में क्या होता है कि जिस दिशा में चाल होती है उसी दिशा में रेखीय संवेग होता है और उसी दिशा में इसका विस्थापन होता है, अर्थात इसका विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय संवेग तीनों एक ही दिशा में होते हैं और इसका अभिकेंद्रीय बल होता है केंद्र की ओर। तो जब हम इस चित्र में देख रहे हैं तो हमें विस्थापन और बल के बीच में जो कोण है वो क्या मिल रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में। तो हमें कार्य पूछा है, तो अब हम कार्य की परिभाषा क्या जानते हैं, F.d वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, अर्थात बल सदिश और विस्थापन सदिश का बिंदु गुणनफल होता है कार्य। तो हम यहाँ पर इसको यदि विस्तारित करते हैं तो ये आएगा F.d cos थीटा। अब हमें यहाँ पर थीटा पता है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0, इसलिए हमें कार्य क्या मिलता है 0। तो कोई भी चैप्टर हो, यदि आपके पास अभिकेंद्रीय बल द्वारा कार्य का जिक्र हो क्वेश्चन में तो हमेशा उसका उत्तर 0 लिखना है, 0 उसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कोणीय वेग हमें दिया हुआ 1.5t - 3t² + 2, तो वह समय जब इसका कोणीय त्वरण 0 होगा वो ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कोणीय त्वरण का सूत्र क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका हम अवकलन करेंगे। तो हम जैसे अवकलन करेंगे हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है अल्फा = 1.5 - 60। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इसका कोणीय त्वरण 0 होना चाहिए, अर्थात 1.5 - 60 का उत्तर हमें 0 दिया हुआ है या 0 होना चाहिए। तो जिस समय 0 होगा वह समय हमें ज्ञात करना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है कि स्मॉल t बराबर 1.5/6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें उत्तर मिल रहा है 0.25 सेकेंड। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें बी। तो अर्थात ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा असमान वृत्तीय गति का कंसेप्ट है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में अल्फ़ा क्या होता है 0 होता है। इसमें हमारा अल्फ़ा 0 है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर है, तो इसलिए ये असमान वृत्तीय गति का क्वेश्चन है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि यदि किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे कण का विस्थापन हमें दिया हुआ है 2t³ + 0.5t, 0.5 ओनली, जहाँ थीटा रेडियन में और टी सेकंड में, तब प्रारंभ से 2 सेकंड पश्चात कोणीय वेग हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोणीय विस्थापन बटा समय क्या होता है, कोणीय वेग होता है। तो कोणीय वेग हो गया dθ/dt, अर्थात थीटा का अवकलन करना हमें। जैसे हम इसका थीटा का अवकलन करेंगे हमें क्या प्राप्त हो रहा है 6t², 6t² हमें ओमेगा प्राप्त हो रहा है जो कि परिवर्ती है, अर्थात चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 2 सेकंड पर हमें ओमेगा निकालना था।
तो जैसे 2 सेकंड में हमें निकालना है तो हमें इसमें टी की जगह 2 सेकंड रख देना है, तो ये 24 रेडियन पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, इसका कोणीय वेग आ जाएगा। तो 24 रेडियन पर सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो सी है। इस प्रकार हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर सी प्राप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।